सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउंस। तो जो मेरा पिछला वीडियो था वो भी रिलेटिव प्रोनाउंस से ही संबंधित था। उसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस के माध्यम से किस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। तब मैंने आपको ये भी बताया था कि 2014 से 2020 तक कक्षा 10 में जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनमें जोड़ने पर आधारित प्रश्न ही पूछे गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों को तैयारी दोनों प्रकार से करनी है, कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है। अब आज हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इन रिलेटिव प्रोनाउंस को रिक्त स्थान में भरा जाता है। अब प्रत्येक रिलेटिव प्रोनाउन की अलग अलग सिंटैक्स है, अलग अलग इनके रूल्स हैं, उनकी स्टडी आज इस टॉपिक के अंतर्गत अब हम करेंगे। आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो टॉपिक का नाम है क्लोज। क्लोज के अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस आपने उधर भी देखे थे, हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, विच और दैट। उसमें देखा था इनके माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ना, और आज देखेंगे इनको रिक्त स्थान में किस प्रकार से भरते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पहला रिलेटिव प्रोनाउन जिसका नाम है हु, कि हु को वाक्य में कब भरा जाता है, रिक्त स्थान में जब इसको भरते हैं तो इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या सिंटेक्स है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ नंबर 1 हु। अब हु की जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स का मतलब होता है रचना सूत्र। सिंटेक्स बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, पैटर्न बोल सकते हैं। वो है नाउन या प्रोनाउन प्लस HV या MV। ये सिंटेक्स है हु की। अब इसके आधार पर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य बताता हूँ। आई सा ए बॉय हु वाज प्लेइंग चेस। हु वाज प्लेइंग चेस। ये हु को मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। हु अंडरलाइंड वर्ड है। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए रिक्त स्थान में हु को भरना है। तो ये रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्पेस। इसके इधर आपको मिलना चाहिए नाउन या प्रोनाउन। अब बॉय क्या है, बॉय नाउन है, और हु के बाद में मतलब रिक्त स्थान के बाद में जो वाज है, तो वाज का नाम क्या है, HV। तो इस प्रकार से ये सिंटेक्स फॉलो होती है और इस रिक्त स्थान में भरेंगे हु। तो प्रत्येक सिंटेक्स की आपको लर्निंग करनी है। ये टॉपिक भी बहुत आसान है। जिस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउंस के माध्यम से जोड़ना आसान है, उसी प्रकार रिलेटिव प्रोनाउंस को रिक्त स्थान में भरना भी बहुत आसान है। प्रत्येक रिलेटिव प्रोनाउन का मोस्टली सिंगल सिंटेक्स है या कोई पर्टिकुलर रूल है, वो आपको याद होना चाहिए। तो एक बार फिर से देखेंगे सिंटेक्स। ये ब्लैंक स्पेस है। ये सिंटेक्स है कि रिक्त स्थान के इधर नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक मिल जाए और रिक्त स्थान के उधर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से एक मिल जाए। तो ये रिक्त स्थान था, इसके इधर मिल रहा है ए बॉय। अब ये जो बॉय शब्द है नाउन है, और रिक्त स्थान के इधर मिल रहा है वाज। वाज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें रिक्त स्थान में भर दिया हु। तो इस प्रकार से हु को समझना बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको ये सिंटेक्स याद करनी है, ये सिंटेक्स अच्छी तरह समझनी है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट हुज। हुज, तो ये नंबर 2 पे मैंने लिखा हुज। हुज को रिक्त स्थान में भरना। अब इसकी सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स, इसकी सिंटेक्स है नाउन या प्रोनाउन, और रिक्त स्थान के इधर आपको मिलना चाहिए नाउन
और प्लस फिर आगे वाक्य चल रहा होगा तो HV या MV। तो रिक्त स्थान के इधर नाउन या प्रोनाउन और रिक्त स्थान के उधर मिलना चाहिए नाउन और प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि आई सा ए बॉय whose father is a डॉक्टर। अब इसमें भर दिया हुज। अब सिंटेक्स कैसे इसमें फॉलो हो रही है, ये हुज के पहले मतलब रिक्त स्थान के पहले, हुज तो आपने फिल किया है, इसके पहले ए बॉय, ये क्या हो गया नाउन या प्रोनाउन में से नाउन। और ये रिक्त स्थान के जस्ट बाद जो फादर शब्द है, ये फादर शब्द भी क्या है नाउन। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में हुज की सिंटेक्स मैच होती है और इसका अर्थ निकलेगा कि आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, हुज फादर इज ए डॉक्टर, जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो ये हुज की सिंटेक्स है, नाउन प्रोनाउन प्लस दूसरी साइड नाउन और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ये सिंटेक्स आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है। अब इसके बाद में देखते हैं अगला रिलेटिव प्रोनाउन जिसका नाम है हुम। तो ये नंबर 3 पे मैं लिख रहा हूँ हुम। अब हुम की सिंटेक्स क्या चलेगी, तो हुम की सिंटेक्स रहेगी नाउन या प्रोनाउन प्लस इधर की तरफ भी नाउन या प्रोनाउन प्लस HV या MV। ये है हुम की सिंटेक्स। इधर भी नाउन प्रोनाउन, उधर भी नाउन प्रोनाउन और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। इस सिंटेक्स में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई देगा। इससे पहले जो हुज की सिंटेक्स देखी थी उसमें भी रिक्त स्थान के इधर था नाउन। अब अगर रिक्त स्थान के इधर केवल प्रोनाउन होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये सिंटेक्स डिफरेंट हो जाती। लेकिन अगर अपन माने कि रिक्त स्थान के इधर नाउन है तो रिक्त स्थान के इधर नाउन तो हुज में भी था। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा हिंदी अर्थ। हु करता है प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म का काम, हुज करता है प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का काम और हुम करता है प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म का काम। तो इसका जो हिंदी अर्थ है उसके आधार पे पता चल जाएगा कि हुज भरना है या हुम भरना है। और ऐसी कंडीशन कब क्रिएट होगी, जब रिक्त स्थान के इधर आता है नाउन। अगर रिक्त स्थान के इधर प्रोनाउन आता है जब तो ये सिंटेक्स सेपरेट हो गई हुम की, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिक्त स्थान के इधर नाउन आ जाता है तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि इसमें हुज भरना है या हुम भरना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा हिंदी अर्थ के आधार पर। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि दी बॉय हुम, दोनों उदाहरण में लेता हूँ, हुम दिनेश या यू मेट वाज माई फ्रेंड। अब इसमें ये जो रिक्त स्थान में हुम भरा गया है तो अगर इसके इधर देखें तो नाउन या प्रोनाउन में से क्या मिल रहा है, दी बॉय ये तो नाउन है और इधर मैंने दोनों ही एग्जाम्पल ले लिए, दिनेश तो नाउन है और यू है प्रोनाउन। अब इसका हिंदी अर्थ करते हैं कि दी बॉय वह लड़का, हुम दिनेश मेट जिससे दिनेश मिला, या हुम यू मेट जिससे तुम मिले, वाज माई फ्रेंड वो मेरा मित्र था। अब अगर इसमें हुज भर के देखते हैं तो इसका अर्थ ही नहीं निकलता है। हुज का अर्थ होता है जिसका और हुम का अर्थ होता है जिसको, जिसे या जिसको। तो अगर रिक्त स्थान के इधर नाउन मिल जाता है तो हुज और हुम में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो डाउट क्लियर होगा हिंदी अर्थ के आधार पर।
क्योंकि whom करता है प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म का काम और whose करता है प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का काम, who करता है प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म का काम। जब इनको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जोड़ने की दृष्टि से, तो who का रूल था कि जब who से दो वाक्यों को जोड़ते थे तो प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म को हटा रहे थे, whose से दो वाक्यों को जोड़ते थे तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म को हटा रहे थे, और whom से दो वाक्यों को जोड़ते थे तो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म को हटा रहे थे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ नाउन और प्रोनाउन दोनों ही उदाहरण लिख करके आपको बताए हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें रिक्त स्थान में केवल whom भरा जा सकता है, who जिसमें किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। तो ये who, whose और whom ये तीनों कंप्लीट होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है विशेष तौर से कि who, whose और whom का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है और किसी के लिए, वस्तु के लिए, जानवर के लिए इनका प्रयोग नहीं हो सकता। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब प्रारंभ करते हैं व्हेन। तो ये चौथा रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं व्हेन। अब ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि दैट के अलावा जितने भी शब्द हैं ये शब्द ओरिजिनली WH वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये चल रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में। ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, एक प्रकार से कंजक्शन कनेक्टिव का भी काम कर रहे हैं, और इसीलिए सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आ रहा है। अगर ये WH वर्ड्स होते तो फिर अंत में आता है क्वेश्चन मार्क। अब जैसे व्हेन है, अब व्हेन का हिंदी अर्थ कब होता है? WH वर्ड के रूप में, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ व्हेन का हिंदी अर्थ होगा जब। तो व्हेन तो समय सूचक होता है, तो व्हेन का तो सीधा सा नियम है, इसमें कोई सिंटेक्स नहीं है कि यदि आपको रिक्त स्थान के पहले समय सूचक शब्द मिल जाता है तो फिर रिक्त स्थान में व्हेन भरना है, और व्हेन का जो हिंदी अर्थ है वो निकलेगा जब। अब ये उदाहरण मैं आपको बताऊं कि इट वाज मंडे, व्हेन ही केम, ये इसमें व्हेन भर दिया। और व्हेन किस आधार पर भरा है कि ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान से जस्ट पहले मंडे दिया गया था, और ये जो सप्ताह के दिन हैं, 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी, दिन, दिनांक, घड़ी का समय, AM PM ओ क्लॉक लग करके जो प्रकट होता है। इसके अलावा ये मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाइट, मिडनाइट, ये जितने भी शब्द हैं ये सब समय सूचक शब्द हैं। तो सीधा सा नियम है, बिल्कुल सरल नियम है कि रिक्त स्थान के पहले कोई भी समय सूचक शब्द अगर दिखता है तो उसके अंदर रिक्त स्थान में भरना है व्हेन। लेकिन कभी कभी हो सकता है व्हेन आपको हिंदी अर्थ के आधार पर भरना पड़े, कोई रिक्त स्थान के पहले समय सूचक नहीं मिले, तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है? इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स stood up when the teacher entered the class। अब ये सेंटेंस है, इसमें जो रिक्त स्थान में व्हेन भरा गया है ये प्योरली हिंदी अर्थ के आधार पर है कि सारे विद्यार्थी खड़े हुए व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। तो व्हेन का रूल तो यही है, व्हेन में कोई सिंटेक्स नहीं है कि रिक्त स्थान के पहले कोई समय सूचक शब्द मिल जाए तो रिक्त स्थान में व्हेन भरना है। लेकिन कभी कभी ऐसी विशेष स्थिति हो सकती है कि आपको हिंदी अर्थ के आधार पर भी व्हेन का प्रयोग करना पड़े, तो व्हेन का हिंदी अर्थ होगा जब। अब इसके बाद में देखते हैं अगला रिलेटिव प्रोनाउन वेयर। अब वेयर का WH वर्ड के रूप में हिंदी अर्थ होता है कहाँ, इसमें उल्टा हो जाएगा कहाँ के स्थान पर, जहाँ। तो ये तो हो गया वेयर का हिंदी अर्थ।
रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब व्हेन समय सूचक होता है, वेयर स्थान सूचक होता है। सीधा सा नियम है कि यदि रिक्त स्थान के पहले कोई स्थान सूचक शब्द हो तो फिर रिक्त स्थान में वेयर का प्रयोग करना है। अब आप एग्जाम्पल देखिए कि दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड। तो ये जो यहाँ पर वेयर भरा है ये किस आधार पे भरा है कि ये रिक्त स्थान के जस्ट पहले जो शब्द आया है स्कूल, ये स्थान सूचक है। अब स्कूल है, रूम है, गार्डन है, हजारों शब्द हो सकते हैं ऐसे जो स्थान को व्यक्त करते हैं। ग्राउंड आ सकता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कुछ भी, मतलब स्थान सूचक शब्द आना चाहिए। तो व्हेन और वेयर ये तो बिल्कुल इजी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और इनमें कोई सिंटेक्स भी नहीं है। केवल आपको अकॉर्डिंग टू रूल चलना है कि अगर रिक्त स्थान से पहले स्थान सूचक शब्द मिल जाए तो वेयर भरना है, और इससे पहले हमने देखा था कि अगर रिक्त स्थान से पहले समय सूचक शब्द मिल जाए तो रिक्त स्थान में व्हेन भरना है। और इसके बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जिसका नाम है वाई। अब वाई तो कारण सूचक होता है, कारण को प्रकट करता है। तो इसका सीधा सा नियम है कि यदि रिक्त स्थान के जस्ट पहले रीजन शब्द मिल जाए, अब रीजन इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है कारण, तो उसमें डेफिनेटली क्या भर देना है, वाई। बस ये सिंगल इसका रूल है। तो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज द रीजन वाई ही फोन्ड मी। दिस इज द रीजन वाई ही फोन्ड मी। तो अब इसमें ये जो वाई भरा है तो ये रिक्त स्थान के जस्ट पहले आपको दिख गया इसमें रीजन। तो रिक्त स्थान के जस्ट पहले अगर ये रीजन शब्द दिख जाता है तो फिर उसमें निश्चित रूप से वाई भरना है। वाई का ये सिंगल रूल है और वाई अब समाप्त होता है। तो ये व्हेन, वेयर और वाई ये तो बिल्कुल इजी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जिसका नाम है व्हाट। तो अब प्रारंभ करते हैं व्हाट। अब व्हाट में 3 नियम हैं, 3 रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आपको पता है तो कभी भी व्हाट को भरने में गलती नहीं होगी। तो व्हाट भी बिल्कुल इजी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब मैं आपको विद एग्जाम्पल इसके वो जो 3 रूल्स हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो नंबर 1, वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान आना चाहिए। अगर वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान है, ऐसा रूल आपने और कहीं देखा भी नहीं है, ऐसी कोई सिंटेक्स और किसी जगह आई भी नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो ये और किसी से मैच भी नहीं करता है दूर दूर तक। तो नंबर 1, वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान। तो एक मैं उदाहरण लिखता हूँ कि वाट ही सेज इज ट्रू। तो ये वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान था तो इसमें भर दिया वाट। अब यहाँ वाट WH वर्ड तो है नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ वाट का हिंदी अर्थ निकलता है जो, कि वाट ही सेज जो कुछ वह कहता है, इज ट्रू वो सच है। तो नंबर 1 रूल 1 वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान। इसके बाद में नंबर 2 है मेन वर्ब के बाद रिक्त स्थान। आई शैल डू वाट यू वांट। अब ये जो डू है ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब के बाद रिक्त स्थान आ रहा था इसलिए इसमें भर दिया वाट। और इसके बाद में नेक्स्ट रूल है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान। तीसरा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान। तो ये देखिए, गिव हिम वाट ही
वांट्स, ये वाट इसमें भरा है, ये गिव इसमें मेन वर्ब है, प्लस ये हिम इसमें ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार से प्रारंभ हो सकते हैं आज्ञार्थक वाक्य, V1 से, डू नॉट से, लेट या लेट से, और प्लीज या काइंडली से। तो ये V1 से प्रारंभ है। अब एक बार फिर से मैं आपको वाट के जो 3 रूल्स हैं वो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो रूल 1 वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान, रूल 2 मेन वर्ब के जस्ट बाद रिक्त स्थान, और रूल 3 मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद रिक्त स्थान। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं इनमें केवल वाट ही भरा जा सकता है। तो वाट के ये 3 रूल्स हैं। अगर ये आपको याद है, इनकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से है, तो वाट को भरने में कभी कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद में अब यहाँ तक 7 हो चुके हैं। इसके बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जिसका नाम है विच। तो अब इसके बाद प्रारंभ करते हैं विच। विच में ये ध्यान रखना है कि विच का प्रयोग केवल वस्तु और जानवर के लिए किया जाता है, एनिमल्स के लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए किया जाता है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विच को समझने के लिए, विच को रिक्त स्थान में भरने के लिए, कि विच का प्रयोग केवल होता है वस्तुओं और जानवरों के लिए। तो इसमें 3 सिंटेक्स हैं। तो वो जो तीनों सिंटेक्स हैं उनमें प्रारंभ में एनिमल या थिंग में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही होती है वस्तु या जानवर से। तो अब प्रारंभ करते हैं विच को। विच, तो विच की सिंटेक्स देखेंगे। 3 सिंटेक्स हैं और 3 विच के एग्जाम्पल्स हैं। तो पहली सिंटेक्स विच की है एनिमल या थिंग प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस HV या MV। अगली सिंटेक्स देखेंगे एनिमल या थिंग प्लस HV या MV। और तीसरी सिंटेक्स है एनिमल या थिंग प्लस प्रीपोजिशन, और आगे वाक्य चलेगा। अब मैं इन तीनों सिंटेक्स के आधार पर आपको प्रत्येक का एक एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो जैसे पहला, अब ये 3 सिंटेक्स हैं 1, 2 और 3। अब प्रत्येक का एक एक उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण नंबर 1, दी डॉग विच यू बोट वाज ब्लैक। ये पहला उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण, आई बोट ए कार विच वाज वेरी नाइस। और इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज दी हाउस इन विच ही लिव्स। इन तीनों में रिक्त स्थान में भरा गया है विच। इन तीनों में मैं विच को कर रहा हूँ अंडरलाइन। अब इनको सिंटेक्स के आधार पे, इनकी सिंटेक्स के आधार पे मैचिंग करेंगे।
देखो एनिमल मीन्स जानवर और थिंग मीन्स वस्तु। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि विच का प्रयोग तो केवल वस्तुओं और जानवरों के लिए ही किया जाता है, इसलिए जो तीनों सिंटेक्स है तीनों के प्रारंभ में आया वस्तु या जानवर। लेकिन जो फर्स्ट सिंटेक्स है उसमें इधर आया वस्तु या जानवर और इधर आया नाउन या प्रोनाउन। यहाँ एन का मतलब है नाउन है और पी का मतलब है प्रोनाउन, और उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो पहला उदाहरण देखेंगे दी डॉग। अब एनिमल या थिंग, तो एनिमल है और इधर की तरफ यू आया है, यू होता है नाउन और प्रोनाउन में से प्रोनाउन, तो इसमें ये फर्स्ट सिंटेक्स मैच कर रही है। फिर दूसरा, इसमें एनिमल या थिंग और इधर की तरफ चल रहा होगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो इधर आया है ए कार, अब कार होती है वस्तु थिंग, और इधर की तरफ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो इधर आ रहा है वाज। वाज वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन यहाँ पर वाज मेन वर्ब के रूप में चल रही है। और इसके बाद में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है कि एनिमल या थिंग प्लस प्रीपोजिशन। तो ये जो दी हाउस है ये यहाँ पे थिंग का प्रतीक है, वस्तु का, और उसके जस्ट बाद आया है इन जो कि प्रीपोजिशन का प्रतीक है। तो इस वजह से इसके अंदर भरा गया है विच। एक बार फिर से इनको केयरफुली स्टडी करेंगे कि फर्स्ट सिंटेक्स एनिमल या थिंग प्लस इधर नाउन प्रोनाउन, फिर आगे वाक्य चल रहा होगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो ये दी डॉग, अब दी डॉग क्या है? एनिमल जानवर, और इधर यू, यू क्या है? प्रोनाउन। फिर नीचे ए कार क्या है? थिंग वस्तु, और इधर वाज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो ये वाज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। और इसके बाद में जो थर्ड सिंटेक्स है कि एनिमल या थिंग प्लस प्रीपोजिशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इसमें समझने की। तो दिस इज दी हाउस, या दी हाउस थिंग का वस्तु का प्रतीक है, और उसके बाद में ये जो इन आया है ना, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशंस मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि प्रीपोजिशंस जैसे इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, फ्रॉम, टू, बिसाइड, बिसाइड्स, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, ऑफ डबल होते हैं, एक में सिंगल एफ होता है, एक में डबल एफ होता है। ये मैंने जितने भी शब्द आपको बताए ये सारे शब्द प्रीपोजिशंस हैं। तो ये जो इन है तो ये वस्तु या जानवर, तो दी हाउस यहाँ पे थिंग है और इसके जस्ट बाद इन आ रहा है प्रीपोजिशन, इसलिए इसमें रिक्त स्थान में भरा गया है विच। अब एक प्रश्न क्रिएट होता है कि अगर मैंने बोला कि विच का प्रयोग वस्तु और जानवरों के लिए किया जाता है, तो फिर इधर देखने की आवश्यकता क्या है? इधर वस्तु या जानवर, रिक्त स्थान के इधर वस्तु या जानवर को देखते ही फिर तो विच भर देंगे, फिर तो विच से ज़्यादा इजी कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसके बाद आने वाला है दैट, जो लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट के 5 रूल्स हैं। तो प्रॉब्लम इस जगह क्रिएट होती है कि हु, हुज, हुम का प्रयोग किया जाता है केवल व्यक्तियों के लिए। वेन होता है समय सूचक, वेयर होता है स्थान सूचक, और वाई होता है कारण सूचक। और विच का प्रयोग किया जाता है केवल वस्तुओं और जानवरों के लिए। लेकिन जो दैट है उसकी क्वालिटी ये है कि दैट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु और जानवर किसी के लिए भी किया जा सकता है। मतलब जहां आपको लगे कि हु, हुज, हुम तीनों में से किसी एक को भरना है तो हो सकता है उसका उत्तर भी दैट हो, या जहां आपको लगे कि वस्तु या जानवर है तो हो सकता है उसका उत्तर भी दैट हो। तो इसलिए वस्तु या जानवर को देखते ही, एनिमल या थिंग को देखते ही विच भरने की गलती नहीं करनी है। पहले सिंटेक्स के आधार पर मैचिंग करनी है, पूरे टॉपिक की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद डिसाइड करना है कि उस रिक्त स्थान में क्या भरना है। तो ये विच तो अब कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में आता है लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन जिसका नाम है दैट, 9 जिसका नाम है दैट। अब दैट में देखेंगे सबसे पहले रूल 1। तो दैट का रूल 1 है WH वर्ड से प्रारंभ, WH वर्ड से प्रारंभ। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दैट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु और जानवर सभी के लिए किया जा सकता है। अभी आपको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि WH वर्ड से प्रारंभ, क्योंकि दैट के अलावा जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस आपने पढ़े हैं वो सारे रिलेटिव प्रोनाउंस ओरिजिनली WH वर्ड से हैं, केवल दैट ही नहीं है।
तो दैट का रूल 1 WH वर्ड से प्रारंभ। तो बिल्कुल इजी रूल है, शुरुआत में WH वर्ड मिलेगा तो हम कैसे मानेंगे वो WH वर्ड है, क्योंकि अंत में मिलेगा क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हु इज द मैन दैट मीट्स यू, हु इज द मैन दैट मीट्स यू। इसमें ये जो दैट भरा है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों भरा है कि शुरुआत में जो हु है वो WH वर्ड है। कैसे पता चला कि हु WH वर्ड है, अंत में आया है क्वेश्चन मार्क। तो दैट का रूल 1 WH वर्ड से प्रारंभ। अब दैट का रूल 2 कि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन के बाद रिक्त स्थान मिल जाए। तो रूल 2 देखेंगे इसका, रूल 2 सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन के बाद मिलना चाहिए रिक्त स्थान, के बाद रिक्त स्थान। अब एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अंग्रेजी में जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण, उसकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, स्टूडेंट्स इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो या तो शब्द के अंत में मिलता है EST, या शब्द के प्रारंभ में मिलता है मोस्ट, और एक और इसकी क्वालिटी है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल दी का यूज होता है। अब जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, ब्रेवेस्ट, टालेस्ट, वाइजेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री हैं। और मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स हैं। तो रूल 2 है दैट का कि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन के बाद रिक्त स्थान मिलना चाहिए। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय, ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय दैट वन ए गोल्ड मेडल, दैट वन ए गोल्ड मेडल। तो ये जो दैट भरा है, तो सुपरलेटिव डिग्री ब्रेवेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस बॉय क्या है, नाउन, और ये सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले आर्टिकल लगा हुआ है दी। तो सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन के बाद अगर रिक्त स्थान है तो दैट का प्रयोग करना है। तो ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय दैट वन ए गोल्ड मेडल। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इसका रूल 2, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन के बाद रिक्त स्थान। सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दी कि या तो मिलेगा शब्द के अंत में EST जैसे ब्रेवेस्ट है, या मिलेगा शब्द के प्रारंभ में, शब्द के शुरुआत में मोस्ट जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद में देखते हैं रूल 3। बाद में रूल 3 में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनके बाद में अगर रिक्त स्थान मिलता है तो फिर दैट का प्रयोग करना है, आपको उन वर्ड्स को याद कर लेना है। अब मैं लिख रहा हूँ रूल 3। तो रूल 3 में ये शब्द हैं, ओनली, सेम, ऑल, लिटिल। इसके बाद में कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, नथिंग, नन, नो वन, नोबडी, एनी, एनीथिंग, एनीबडी, आदि शब्दों के बाद।
आदि शब्दों के बाद। मतलब ये जो शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपको मिलने चाहिए रिक्त स्थान के जस्ट पहले। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ जो बिल्कुल फेमस एग्जाम्पल है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये एक फेमस इडियम है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये दैट तो आपने भरा है रिक्त स्थान में, इसके जस्ट पहले इस साइड वाला जो वाक्य है उनमें से इनमें से कोई सा भी एक शब्द, ये जो लिस्टिंग मैंने की है इसमें से कोई सा भी एक शब्द आपको मिल जाए। ओनली, सेम, ऑल, लिटिल, इसके बाद में ये नथिंग, नन, नो वन, नो बडी, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। फिर एनी, एनीथिंग, एनीबडी। तो इसमें से कौन सा शब्द मिल रहा था, तो रिक्त स्थान के पहले मिल रहा है ऑल। तो इसको देख करके यहाँ पर रिक्त स्थान में भर दिया दैट। तो इसके लिए ये बिल्कुल आसान नियम है, इसके लिए ये सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये हो गया इसका रूल 3। अब इसके बाद में देखते हैं रूल 4। रूल 4। अब रूल 4 में क्या रूल है कि यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति प्लस वस्तु अथवा व्यक्ति प्लस जानवर दिया गया हो, मतलब व्यक्ति तो दोनों में कॉमन है, व्यक्ति प्लस वस्तु या व्यक्ति प्लस जानवर, मतलब पर्सन प्लस एनिमल या पर्सन प्लस थिंग। जैसे कि मैं बोलूँ दी मैन एंड दी कार। अब दी मैन तो पर्सन हो गया और दी कार थिंग। या मैं बोलूँ दी बॉय एंड दी डॉग। अब बॉय तो पर्सन हो गया और डॉग हो गया एनिमल। तो और कहीं ये नियम आया भी नहीं है। तो यदि रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति प्लस वस्तु अथवा व्यक्ति प्लस जानवर दिया गया हो, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हो जाए, पर्सन प्लस एनिमल या पर्सन प्लस थिंग, तो इसका मैं आपको अब एक एग्जांपल बताता हूँ। दी मैन एंड दी कैट that you see live in my colony, live in my colony। अब इसमें ये दैट रिक्त स्थान में भरा है, दैट तो रिक्त स्थान में भरा है। अब इसके पहले दी मैन एंड दी कैट, तो दी मैन ये तो पर्सन का एग्जाम्पल हो गया और दी कैट ये एनिमल का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर व्यक्ति प्लस वस्तु या व्यक्ति प्लस जानवर अगर जुड़ेगा तो इंग्लिश में उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी कनेक्टिव की, कंजक्शन की। तो यहाँ आपको मोस्टली एंड का ही प्रयोग मिलेगा, एंड कंजक्शन है, हो सकता है एंड की जगह एज वेल एज मिल जाए, लेकिन मोस्टली तो मिलेगा एंड। तो ये जो रूल 4 है, मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि पर्सन प्लस एनिमल या पर्सन प्लस थिंग, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन इसमें मैच हो जाए तो फिर उसमें आगे रिक्त स्थान में भर देना है दैट। रूल ही ये है कि यदि रिक्त स्थान से पहले या तो पर्सन प्लस एनिमल मिल जाए या मिल जाए पर्सन प्लस थिंग। अब इसके बाद में देखेंगे दैट का लास्ट रूल। लास्ट रूल, रूल 5। रूल 5 ये मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। दिस इज द हाउस दैट ही लिव्स इन। दिस इज द हाउस दैट ही लिव्स इन। अब इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल मैंने आपको विच में भी बताया है। एक अंतर आ रहा है, मैंने उसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट किया है कि ये जो इन है प्रीपोजिशन, ये इन अब अंत में आ रहा है। पहले ये इन इस स्थान पर था तो वो कंडीशन मैच हो रही थी
विच की वो सिंटेक्स मैच हो रही थी कि एनिमल या थिंग प्लस प्रीपोजिशन, जब तो विच भर रहे थे। अब ये प्रीपोजिशन पहुंच गया है लास्ट में, तो अब भर रहे हैं दैट। तो क्या रीजन है? तो यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की मेन वर्ब के पश्चात हुआ हो, अब ये कैसे समझेंगे क्लोज के अकॉर्डिंग, कि ये दिस से लेके जो हाउस तक है इसका नाम है मेन क्लोज, ये तो मेन क्लोज है। और ये जो दैट से प्रारंभ हो रहा है इसका नाम है रिलेटिव क्लोज। इसका नाम है रिलेटिव क्लोज। तो यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की मेन वर्ब के बाद हुआ हो, तो ये जो रिलेटिव क्लोज है इसकी मेन वर्ब तो है लिव्ज, अब इसके बाद में प्रीपोजिशन जा रहा है इसलिए इसमें दैट का प्रयोग हुआ है। और इधर दिस से लेके हाउस तक जो ये है इसका नाम है मेन क्लोज। और रिलेटिव प्रोनाउन जो भी है इससे पहले जितने भी आपने देखे, तो इस जगह जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भरते हैं, चाहे हु भरते हैं, ऊज भरते हैं, ऊम भरते हैं, तो इनसे जो प्रारंभ होने वाला सेंटेंस है उसका नाम होता है रिलेटिव क्लोज, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ हुआ है। तो यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की मेन वर्ब के पश्चात उसके बाद हुआ हो तो फिर दैट का प्रयोग होगा। अब प्रश्न खड़ा होता है, अब ये प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है कि अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की मेन वर्ब के बाद होगा तो क्या हमेशा ही दैट का प्रयोग करना है? बिल्कुल सही है, हमेशा ही दैट का प्रयोग करना है। यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की मेन वर्ब के बाद होता है तो हमेशा ही दैट का प्रयोग करना है। लेकिन कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये प्रीपोजिशन इस जगह मिल जाता है, अगर ये प्रीपोजिशन इस जगह मिल जाता है जैसा आपने विच के एग्जाम्पल में देखा था, तो क्या यहाँ हमेशा ही विच का प्रयोग करना है? ये बात गलत है। यहाँ पे विच का प्रयोग केवल उस स्थिति में करना है जब ये सिंटेक्स मैच हो रही हो कि एनिमल या थिंग प्लस प्रीपोजिशन, केवल तब विच का प्रयोग करना है। अगर ये सिंटेक्स मैच नहीं हो रही है, प्रीपोजिशन आया भी है लेकिन अगर एनिमल या थिंग नहीं है, तो हु, हुज, हुम अगर कोई व्यक्ति से संबंधित है तो उसके आधार पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हु, हुज, हुम जिसका भी प्रयोग होना होगा वो प्रयोग इसमें होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें सस्पेंस नहीं है कि यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की मेन वर्ब के बाद हुआ हो तो फिर हमेशा रिक्त स्थान में दैट का प्रयोग होगा। तो अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग इस जगह होता है, मान लो यहाँ पे एनिमल या थिंग नहीं है और फिर इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो अभी ये एग्जाम्पल देखेंगे कि आई नो द बॉय दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब इसमें रिक्त स्थान में दैट क्यों भरा गया है? क्योंकि जो प्रीपोजिशन है ये आई नो द बॉय, यहाँ तक तो मेन क्लोज है और दैट से प्रारंभ हो रहा है रिलेटिव क्लोज। तो ये जो प्रीपोजिशन है अबाउट, ये प्रीपोजिशन आ रहा है रिलेटिव क्लोज की मेन वर्ब के जस्ट बाद, तो इसमें तो दैट भरना ही था। लेकिन अब ये जो एग्जाम्पल है इसके नीचे इसमें हुम क्यों आया है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर विच केवल तब भरना है जब इधर आपको दिखे वस्तु या जानवर, एनिमल या थिंग। अब इसमें कौन सी सिंटेक्स मैच हो रही है? ये जो अबाउट प्रीपोजिशन है ये पहले आ गया है रिक्त स्थान के पहले कि दी बॉय। अब दी बॉय तो होता है नाउन और यू होता है प्रोनाउन, तो ये हुम की सिंटेक्स मैच हो रही है। नाउन प्रोनाउन, उधर भी नाउन प्रोनाउन और प्लस एच वी या एम वी। तो मैं एक बार दोबारा से आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की मेन वर्ब के बाद हो रहा है, मतलब लास्ट में हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली दैट का प्रयोग होगा। लेकिन यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिक्त स्थान के पहले आ रहा है तो केवल वस्तु या जानवर होने पर ही विच भरना है। अगर वस्तु या जानवर नहीं है और कोई पर्सन का प्रतीक शब्द आ जाता है, जैसे इसमें दी बॉय आ गया, तो फिर उसमें
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हु जो का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो उसके आधार पर हुज हुम जो भी सिंटेक्स मैच होती है वो इसमें भरना है। जैसे कि इसमें अबाउट प्रीपोजिशन रिक्त स्थान के पहले मिल गया। अभी ये दी बॉय तो नाउन का प्रतीक है और यू प्रतीक है प्रोनाउन का, तो इसलिए इसमें भर दिया हुम। तो स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउंस का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि 2014 से लेकर 2020 तक कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष क्वेश्चन नंबर 15 2 प्रश्न आए हैं, जिनमें 2-2 वाक्य दिए गए हैं और उनको जोड़ना था। और कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस आए हैं वो भी मैंने आपको बताए कि हु, हुज, हुम, विच और दैट। केवल इन्हीं पर आधारित प्रश्न अब तक आया है, लेकिन ये आपको दोनों प्रकार से पढ़ना है। वो जोड़ने का सिस्टम है वो भी देखना है, और ये जो भरने का सिस्टम है ये भी देखना है। स्टूडेंट्स को समान रूप से तैयारी करके जानी है, कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है वो कक्षा 10 में लंबे समय तक ABCD में आया। इसके बाद में अब पैटर्न चेंज हो गया, अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया होता है और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए मैंने ये आपको दोनों प्रकार से एक्सप्लेन किया है। इसका जो पार्ट 1 था मेरा पिछला वीडियो, उसमें जोड़ने का बताया है, और ये जो पार्ट 2 है इसमें इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउंस को मैंने आपको भरने को समझाया है। तो इसके अंदर जितनी भी सिंटेक्स हैं उनकी अच्छी तरह लर्निंग करनी है। अब हु जो उनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, तीनों की सिंटेक्स हैं। वेन समय सूचक होता ही है, वेयर स्थान सूचक होता ही है, वाई कारण सूचक होता है, विच का प्रयोग होता है वस्तु और जानवरों के लिए, और वाट के 3 रूल्स हैं उनको याद करना है, समझना है, और दैट के 5 रूल्स हैं। और दैट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु अथवा जानवर किसी के लिए भी किया जा सकता है। तो मैंने दोनों प्रकार से ये आपको समझा दिया है। अब ये इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 3 अंक का है, जिसका नाम है क्लोज, और क्लोज के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ा है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस, उसका पार्ट 1 जोड़ना और पार्ट 2 उसको रिक्त स्थान में ब्लैंक स्पेस में भरना। तो ये दोनों प्रकार से मैंने आपको बता दिया है, और दोनों प्रकार से आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों को दोनों प्रकार से इसकी समान रूप से तैयारी करके जानी है। और आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।